नमस्कार, तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड की झीलें, ताल एवं हिमनदों पर चर्चा की थी। और आज हम उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाओं, उनके कारण, प्रभाव तथा उदाहरणों को सरल भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना शायद बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की जो एक खास भौगोलिक संरचना है, जी उसी के कारण ये राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति इतना संवेदनशील है। बिल्कुल, यहाँ देखिए, नवीन हिमालय है, ढाल बहुत तीव्र है, कई भ्रंश रेखाएं हैं और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। ऊपर से अनेक हिमनद भी हैं। मतलब इन सब वजहों से राज्य को हर साल कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पड़ता है। जी एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इन प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है ना? रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, पूर्व तैयारी, शमन, राहत और बचाव जैसे उपायों से इनके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। उत्तराखंड में एक और जो खास बात मैंने पढ़ी है वो ये है कि यहाँ आपदाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, मतलब इंटरलिंक्ड होती हैं। सही कहा आपने। इसका एक उदाहरण है, जैसे भूकंप से भूस्खलन हो सकता है अच्छा। और अतिवृष्टि से बाढ़ आ सकती है, और भूस्खलन से अगर नदी का रास्ता रुक जाए तब भी बाढ़ आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि राज्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इनमें जो मुख्य है वो है भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि या जिसे बादल फटना भी कहते हैं, बाढ़, हिमखंड या हिमस्खलन और वनाग्नि। तो सबसे पहले अतिवृष्टि यानी बादल फटने की घटना को ही समझते हैं। जी, इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। कम समय में किसी एक विशेष क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होना, इसी को अतिवृष्टि या बादल फटना कहते हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं भी है, जैसे कि ये ज्यादातर मानसून के समय में होता है। हाँ, मुख्यतः मानसून काल में, और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रभाव तो अत्यधिक विनाशकारी होता है। और इसके बाद फिर दूसरी आपदाएं शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, इसके बाद अक्सर भूस्खलन, बाढ़ और फ्लैश फ्लड की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसके उदाहरण देखें तो 2013 की जो केदारनाथ आपदा थी, उसका मुख्य कारण बादल फटना ही था। जी, वही था। और हाल ही में 2024-25 में भी केदारनाथ, धराली, यमुनोत्री और टिहरी क्षेत्रों में बार बार क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हुई हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हिमस्खलन की, मतलब एवलांच की। इसके क्या कारण हैं? देखिए, ये ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है, जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और ढालों पर असामान्य रूप से बर्फ जमा हो जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बर्फ अचानक नीचे खिसक जाती है। और इसके प्रभाव भी उतने ही गंभीर होते होंगे। बहुत गंभीर जनहानि होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके अलावा बस्तियों और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचता होगा। जी बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर फरवरी 2021 में चमोली की ऋषिगंगा धौलीगंगा घाटी की घटना, और अक्टूबर 2022 में द्रौपदी का डांडा 2 की जो घटना हुई थी। हाँ, जिसमें 29 पर्वत आरोहियों की जान चली गई थी, वो भी एक बहुत दुखद उदाहरण है। अगली आपदा है वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड का लगभग 71% हिस्सा वनों से ढका है। जी, और वनाग्नि के दो मुख्य कारण हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। प्राकृतिक कारणों में तो पत्थरों का आपस में घर्षण और बहुत ज्यादा गर्मी शामिल है। हाँ, लेकिन ज्यादातर कारण मानव जनित ही होते हैं, जैसे जलती हुई बीड़ी या सिगरेट फेंक देना, माचिस, खेतों का अवशेष जलाना। अवैध गतिविधियां और औद्योगिक लापरवाही भी इसमें शामिल है। जी, और यहाँ तक कि उत्सवों की आतिशबाजी से भी आग लग जाती है। वनाग्नि के प्रभाव क्या क्या होते हैं? इससे देखिए, इंसानों और वन्य जीवों दोनों की हानि होती है। वन क्षेत्र तो नष्ट होता ही है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है और वन आधारित उद्योग भी प्रभावित होते हैं। इसमें एक नया तथ्य भी सामने आया है कि 2024-26 के दौरान विंटर फायर यानी सर्दियों में आग लगने की घटनाएं देखी गईं। ये तो बहुत असामान्य और चिंताजनक है। बहुत चिंताजनक है। और इसी संदर्भ में भारतीय वायुसेना मतलब आईएएफ द्वारा Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके बाम्बी बकेट ऑपरेशन भी चलाया गया था। अब बाढ़ पर चर्चा करते हैं। सामान्य तौर पर तो उत्तराखंड में नदियां ज्यादा हैं, लेकिन ढाल तीव्र होने के कारण बड़ी बाढ़ें कम आती हैं। हाँ, ये सही है। लेकिन बाढ़ के कुछ विशेष कारण हैं, जैसे कि अतिवृष्टि या भूस्खलन से नदी के रास्ते का रुक जाना। और बांध का टूटना या धंसना भी एक कारण हो सकता है। जी, और बाढ़ से जो मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं, वो मैदानी जिले हैं। हाँ, खासकर किच्छा, सितारगंज और रुद्रपुर जैसे क्षेत्र। राज्य में कुछ ऐतिहासिक बाढ़ें भी आई हैं।
जैसे 1951 में सतपुली में पूर्वी नेयार में। जी, और 1967 में नानक सागर बांध का टूटना, 2012 में अस्सी गंगा और 2013 में केदारनाथ का महाविनाश। अब आते हैं उत्तराखंड की सबसे घातक आपदा यानी भूकंप पर। इसे सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी विनाश करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, ये बिना किसी चेतावनी के आता है और इससे जो ढांचागत क्षति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। भूकंप की परिभाषा क्या है अगर हम सरल शब्दों में समझें? भूपटल के नीचे जो चट्टानें हैं उनसे जब अचानक ऊर्जा निकलती है तो उससे जो कंपन पैदा होता है उसी को भूकंप कहते हैं। और भूकंप की उत्पत्ति के भी कई कारण हैं। जी, जैसे प्लेट विवर्तने की जो सबसे विनाशकारी कारण है। इसके अलावा भ्रंश, भूस्खलन, बांध का धंसना और ज्वालामुखी गतिविधियां भी हैं। हिमालय में इसका एक विशेष कारण है ना? हाँ, जो इंडियन प्लेट है वो हर साल 1 से 5 सेंटीमीटर उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टकराव से ऊर्जा जमा होती है। जी, और जब ये लॉक टूटता है तो वही ऊर्जा भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। इसी संदर्भ में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा या MCT ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये भ्रंश रेखा वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के ठीक बीच में स्थित है। ये रेखा कहाँ-कहाँ से होकर गुजरती है? ये चमोली, गोपेश्वर, पीपलकोटी, फिर गंगा घाटी से होते हुए कुमाऊं से नेपाल तक जाती है। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण विवाद भी रहा है। जी, टेहरी बांध इसी भ्रंश रेखा के नीचे स्थित है और यही कारण था कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका इतना विरोध किया था। भारत को भूकंपीय तीव्रता के आधार पर 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये तीव्रता क्षेत्र हैं 5 से कम यानी न्यूनतम, 5-6 यानी कम, 6-7 मध्यम, 7-9 अधिक और 9 से ज्यादा यानी अत्यधिक। तो उत्तराखंड किन जोन में आता है? उत्तराखंड जोन 4 जो संवेदनशील है और जोन 5 जो अति संवेदनशील है, इन दोनों में आता है। और यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि भारत के 68% भूकंप हिमालय क्षेत्र में ही आते हैं। हाँ, और ये विश्व के कुल भूकंपों का 10% हिस्सा है। अब कुछ तकनीकी शब्दों को समझ लेते हैं। पहला है सिस्मोग्राफ। ये भूकंप मापने वाला यंत्र है जिसे भूकंपमापी संयंत्र भी कहते हैं। दूसरा शब्द है सिस्मोलॉजी। ये भूकंपों के अध्ययन का विज्ञान है। और तीसरा रिक्टर स्केल। ये भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसका मतलब है कि हर एक अंक बढ़ने पर तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, 10 गुना। चौथा शब्द है फोकस या नाभि। यह पृथ्वी के भीतर वह स्थान है जहां से भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं। और पांचवा है एपिसेंटर। यह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे अधिक नुकसान भी यहीं होता है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के कौन से जिले किस जोन में है। संवेदनशील जोन 4 में कौन-कौन से जिले आते हैं? जोन 4 में देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर आते हैं। और अति संवेदनशील जोन 5 में? जोन 5 में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत शामिल हैं। इसमें एक विशेष तथ्य ये भी है कि चमोली और रुद्रप्रयाग भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील जिले हैं। जी बिल्कुल। राज्य में भूकंपमापी स्टेशन यानी सिस्मिक स्टेशन भी लगाए गए हैं। जी, राज्य में कुल 3 भूकंपमापी स्टेशन हैं। एक देहरादून में, एक टिहरी में और एक गरुड़गंगा चमोली में। अब उत्तराखंड के कुछ प्रमुख विनाशकारी भूकंपों पर एक नजर डालते हैं। 1803 में उत्तरकाशी में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। और उसी साल 1803 में बद्रीनाथ में 9.0 की तीव्रता का भूकंप आया था, जो बहुत विनाशकारी था। 1816 में गंगोत्री में 7.0 और 1835 में लोहाघाट में भी 7.0 तीव्रता का। जी, फिर 1916 में धारचूला में 7.5 और 1937 में देहरादून में 8.0 तीव्रता का भूकंप आया। 1945 में अल्मोड़ा में 6.5 और 1958 में चमोली धारचूला में 6.25 तीव्रता का। उसके बाद 1966 में कपकोट में 6.3 और 1968 में धारचूला में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। और हाल के वर्षों की बात करें तो 1999 में उत्तरकाशी में 6.6 और 1999 में चमोली में 6.8 तीव्रता का। और 2017 में रुद्रप्रयाग में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था। एक अनुमान ये भी है कि हर 50 साल में हिमालय क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आता है। अब बात करते हैं भूस्खलन की।
इसकी परिभाषा क्या है? भूस्खलन वह प्रक्रिया है जिसमें शैलचूर्ण और मिट्टी गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल पर नीचे की ओर खिसकते हैं। और एक खास तथ्य ये है कि यह उत्तराखंड में सबसे ज्यादा होने वाली आपदा है। जी बिल्कुल, पिछले 100 वर्षों में यहाँ 50 से भी ज्यादा बड़े भूस्खलन हुए हैं। भूस्खलन के कारण क्या है? इसके भी प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हैं। प्राकृतिक कारणों में तो अतिवृष्टि, भूकंप, ढालों पर तेज जल प्रवाह और चट्टानों की दरारों में पानी या बर्फ का जमना शामिल है। और मानवीय कारण कौन से हैं? मानवीय कारणों में सड़क निर्माण, बांध व सुरंगें, खनन, निर्वनीकरण, अतिचारण और अवैज्ञानिक कृषि ये सब प्रमुख हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि भारी वर्षा, भूकंप और निर्वनीकरण ये तीनों मिलकर भूस्खलन को और ज्यादा तीव्र कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, पदार्थ और गति के आधार पर भूस्खलन के कुछ प्रकार भी होते हैं। ये प्रकार हैं शैल अवपतन, मृदा अवपतन, सर्पण और प्रवाह। और भूस्खलन के प्रभाव भी बहुत व्यापक होते हैं। जैसे सड़क और रेल मार्ग बंद हो जाते हैं, पुल और जो पानी की पाइपलाइन होती हैं वो टूट जाती हैं। साथ ही नदी के रास्ते में रुकावट आने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, आवागमन रुक जाता है और विकास के काम भी धीमे पड़ जाते हैं। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक भूस्खलनों की बात करते हैं। नैनीताल में 1866-67 में आलमा पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ था। और 18 सितंबर 1880 को शेर का डांडा में हुए भूस्खलन में 151 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये बहुत बड़ी घटना थी। एक और बड़ी आपदा थी गौलाताल आपदा। हाँ, 1893 में विरही गंगा में भूस्खलन से गौणा या दुर्मी ताल बना, जो 1894 में टूट गया और फिर ये 1970 में दोबारा टूटा, जिससे चमोली में भारी तबाही आई। और इसी समय जिला मुख्यालय चमोली से गोपेश्वर शिफ्ट किया गया था। जी, अन्य प्रमुख भूस्खलनों में 1980 का ज्ञानसू, 1998 का मालपा, 1998 का ऊखीमठ, 2004 का टिहरी बांध और हालिया जोशीमठ भूधंसाव शामिल हैं। मालपा भूस्खलन पर विशेष रूप से बात करते हैं। ये 18 अगस्त 1998 को पिथौरागढ़ में हुआ था। इसके लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल नाम का एक राहत अभियान चलाया गया और इसी घटना में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा गौरी बेदी का निधन हुआ था। हाल की कुछ भूस्खलन घटनाओं को भी देख लेते हैं। जी, 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ मार्ग पर और 27 जुलाई 2024 को तोली गांव घनसाली में भूस्खलन हुआ। और सिलक्यारा सुरंग की घटना वो 12 नवंबर 2023 को हुई, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे और उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन सिलक्यारा चलाया गया। ISO और NDMA की एक रिपोर्ट भी इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 147 भूस्खलन जोखिम वाले जिलों में रुद्रप्रयाग पहले और टिहरी दूसरे स्थान पर हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि राज्य की 13 हिमनदी झीलें संवेदनशील हैं, जिनमें से 5 तो उच्च जोखिम वाली श्रेणी में हैं। अब बात करते हैं राज्य के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी आपदा केदारनाथ आपदा 2013 की। ये 16-17 जून 2013 को हुई थी। आपदा का स्वरूप क्या था? मतलब ये सिर्फ बाढ़ थी या कुछ और भी था? ये अतिवृष्टि, बादल फटने, भूस्खलन और नदियों में तीव्र उफान का एक मिलाजुला स्वरूप था। एक तरह से मल्टी डिजास्टर इवेंट था। इससे कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए? मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ जिले प्रभावित हुए। IRS के अनुसार इस आपदा का वैज्ञानिक कारण क्या था? वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ के उत्तर पूर्व में जो सुमेरु पर्वत है, वहां कंपेनियन और चोराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत टूटकर गांधी सरोवर यानी चोराबाड़ी झील में गिरी। और उसके बाद? झील का पानी मलबे के साथ तेजी से केदारनाथ की ओर बह निकला। जी बिल्कुल। परिणाम स्वरूप मंदिर परिसर की लगभग 90 धर्मशालाएं नष्ट हो गईं, सैकड़ों दुकानें बह गईं और पूरा परिसर मलबे से भर गया था। इस आपदा ने मंदाकिनी घाटी में भी भारी तबाही मचाई। हाँ, केदारनाथ से निकला हुआ पानी मंदाकिनी नदी में मिल गया, जिससे तुरी घाटी में बहुत बड़ा विनाश हुआ। कौन से क्षेत्र थे जो पूरी तरह से नष्ट हो गए? रामबाड़ा बाजार, जहां 100 से ज्यादा दुकानें थी, वो पूरी तरह नष्ट हो गई। चंद्रापुरी, विजयनगर, सिल्ली और रुद्रप्रयाग संगम के पुल सब नष्ट हो गए। और सबसे अधिक प्रभावित तहसील ऊखीमठ थी, जी, जहां 103 गांव के रास्ते पूरी तरह नष्ट हो गए और कई गांव तो मंदाकिनी में ही विलीन हो गए। इस आपदा से नदी के मार्ग में भी कोई परिवर्तन आया? हाँ, मंदाकिनी की लंबाई पहले 105 किलोमीटर थी, जो बाद में 110 किलोमीटर हो गई, क्योंकि नदी ने कई जगहों पर अपना पुराना रास्ता छोड़ दिया था।
अब जनधन की हानि के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मानव क्षति की बात करें तो कुल मृत या लापता लोगों की संख्या 3,886 थी। इनमें से 644 शव या कंकाल मिले और 3,242 लापता लोगों को बाद में मृत घोषित किया गया। और भौतिक क्षति का क्या आंकड़ा है? 1324 मकान पूरी तरह नष्ट हुए, 1126 अत्यधिक क्षतिग्रस्त और 3,102 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा 40 मुख्य मार्ग, 501 संपर्क मार्ग, 308 पैदल मार्ग और 89 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए। आर्थिक क्षति का अनुमान लगभग 13,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें सबसे ज्यादा क्षति रुद्रप्रयाग जिले में हुई। इस दौरान तीर्थयात्रियों को भी भारी संकट का सामना करना पड़ा होगा। जी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब और मुनस्यारी में लाखों श्रद्धालु रास्तों में फंस गए थे। उन्हें भोजन, पानी और चिकित्सा की कमी झेलनी पड़ी और राहत में देरी होने से और भी जनहानि हुई। राहत और बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन सूर्य होप थल सेना ने और ऑपरेशन राहत वायुसेना ने चलाया था। इनमें भारतीय थल सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, बीआरओ, राज्य पुलिस और कई स्वयंसेवी संस्थानों ने भी भाग लिया। इसी दौरान 25 जून 2013 को एक बहुत दुखद घटना हुई, जब गौरीकुंड के पास एक MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें 20 जवान शहीद हो गए। आपदा के बाद इसरो ने कोई चेतावनी भी जारी की थी। जी, इसरो के अनुसार राज्य में हजारों नए भूस्खलन क्षेत्र बन गए हैं। अकेले केदार घाटी में 992 नए क्षेत्र बने, जो भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। और इस आपदा का धार्मिक यात्राओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। हाँ, यमुनोत्री मार्ग 103 दिन, गंगोत्री मार्ग 98 दिन बंद रहा और केदारनाथ में पूजा तो 86 दिनों तक बाधित रही। अब आपदा के मूल मानवीय कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला है बढ़ता शहरीकरण। देखिए, 1971 में शहरीकरण 16.36% था, जो 2011 में 30% से ज्यादा हो गया। इससे पहाड़ कटान और वन विनाश दोनों बढ़ा। दूसरा कारण है वनों का कम होना। 1981 से 2011 के बीच 5.85% प्राकृतिक वन नष्ट हो गए। तीसरा है जलीय तंत्र में परिवर्तन। 45% झरने सूख चुके हैं, 21% मौसमी हो गए हैं और झीलों की क्षमता में भारी कमी आई है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ में 15-17% की वृद्धि हुई है। चौथा कारण है बांध और पनबिजली परियोजनाएं। राज्य में 505 से अधिक बांध प्रस्तावित या बन रहे हैं और 244 पनबिजली परियोजनाएं हैं, और इनमें से 95% बांध 2000 के बाद बने हैं। इससे जल, जैव और भूमि का संतुलन प्रभावित हुआ है। अन्य कारणों में गैर शोधित सीवेज का सीधे नदियों में जाना है, जिससे नदी का तल ऊंचा हो रहा है और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। बिल्कुल। साथ ही अवैध खनन, जिसमें मशीनों का प्रयोग होता है, और अनियंत्रित होटल निर्माण, इन सब के कारण तीर्थाटन और पर्यटन का दबाव भी भूस्खलन की संभावना को बढ़ाता है। अब हाल के वर्षों की कुछ प्रमुख आपदाओं को देखते हैं। वर्ष 2024 में भीषण वनाग्नि की घटनाएं हुई। हाँ, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी में 1200 से ज्यादा घटनाएं हुई। साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग और टिहरी के घनसाली में बादल फटने की घटनाएं भी हुई हैं। वर्ष 2025 में यमुनोत्री हाईवे पर क्लाउड बस्ट हुआ। और धराली उत्तरकाशी में एक महाविपदा आई, जिसमें 60-70 लोग मृत या लापता हुए और धराली बाजार समाप्त हो गया। इसी साल देहरादून ऋषिकेश में शहरी बाढ़ और असामान्य सर्दियों की वनाग्नि भी देखी गई। जनवरी 2026 में भी विंटर फायर जारी रही और 148 से ज्यादा फायर अलर्ट जारी हुए। जी, तो अब आपदा प्रबंधन की अवधारणा को समझते हैं। आपदा प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आपदा से पहले, मतलब शमन और तैयारी, आपदा के दौरान, मतलब बचाव और राहत, और आपदा के बाद, यानी पुनर्वास और पुनर्निर्माण, इन सभी कामों को एक सुनियोजित तरीके से किया जाता है। इसमें शमन यानी मिटिगेशन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आपदा के प्रभाव और संवेदनशीलता को कम करना। भारत में इसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया है। जी, जो जनवरी 2006 में लागू हुआ। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक संस्थागत ढांचा बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और ये राष्ट्रीय नीति निर्माण, दिशा निर्देश जारी करने और राज्यों के साथ समन्वय का काम करता है। और राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और ये राज्य स्तरीय नीति, आपदा न्यूनीकरण योजनाएं बनाने और जिलों का मार्गदर्शन करने का काम करता है।
उत्तराखंड ने इस क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धि भी हासिल की है। जी, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने एक अलग आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया, जो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आधारित है। यहाँ अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि। जी, और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि भी है। जिला स्तर पर भी प्रबंधन की व्यवस्था है। हाँ, हर जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया निधि और आपदा न्यूनीकरण निधि है। वित्तीय व्यवस्था के तहत हर जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन कोष के लिए 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपातकालीन परिचालन केंद्र यानी ईओसी भी स्थापित हैं, जिनका टोल फ्री नंबर राज्य स्तर पर 1070 और जिला स्तर पर 1077 है। संचार व्यवस्था के लिए मसूरी के लाल टिब्बा में रडार और 10 पर्वतीय जिलों में सैटेलाइट फोन की भी व्यवस्था है। राज्य में एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन 9 अक्टूबर 2013 को एनडीआरएफ की तर्ज पर किया गया। एसडीआरएफ बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और हिमस्खलन जैसी आपदाओं में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। वहीं एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसका गठन 19 जनवरी 2006 को हुआ, वो एक त्वरित प्रतिक्रिया बल है। उत्तराखंड ने ड्रोन फोर्स के रूप में भी एक नई पहल की है। और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य है। आपदा में ड्रोन का उपयोग फंसे लोगों की पहचान करने, उन तक भोजन या दवा पहुंचाने और सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है। कुछ प्रमुख आपदा ऐप्स भी विकसित किए गए हैं, जैसे दामिनी ऐप। इसे आईएमडी और आईआईटीएम पुणे ने मिलकर विकसित किया है। ये 40 किलोमीटर के दायरे में आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान देता है और ये जीपीएस पर आधारित है। दूसरा है बीएसयू डेव ऐप। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा विकसित किया गया है और 5 मैग्नीट्यूड से अधिक के भूकंप पर सायरन अलर्ट भेजता है। डॉपलर रडार भी एक महत्वपूर्ण पूर्व चेतावनी प्रणाली है। जी, इसका उद्देश्य वर्षा, बादल फटना और फ्लैश फ्लड का सटीक पूर्वानुमान देना है। ये रडार मुक्तेश्वर, सुरकुंडा और लैंसडाउन में स्थापित हैं। सरकार ने नदी तट पर निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाया है। हाँ, ये 1 जुलाई 2013 से लागू है और नदी तट से 200 मीटर की सीमा तक कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं क्षेत्रों में होता है। जन जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे डांडी कांठी की गोद माँ नाम की एक फिल्म है, आपदा प्रबंधन नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका है और कक्षा 6 से 10 तक आपदा प्रबंधन का पाठ्यक्रम भी शामिल किया गया है। 2024 में वनाग्नि नियंत्रण के लिए बाम्बी बकेट ऑपरेशन भी चलाया गया। हाँ, इसमें भारतीय वायुसेना ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का उपयोग कर जल स्रोतों से पानी लेके आग वाले क्षेत्र पर छिड़काव किया। अब समस्या समाधान के लिए नीतिगत दृष्टिकोण पर बात करते हैं। पहला मुद्दा है विकास बनाम पर्यावरण। देखिए, चूंकि हिमालय नवीन और कमजोर पर्वत हैं, इसलिए यहाँ विस्फोटक आधारित निर्माण से भूस्खलन बढ़ता है। दूसरा, बांध व सुरंगों की समीक्षा भी आवश्यक है। जो भी नई परियोजनाएं हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तीसरा, पर्यटन नीति में सुधार की जरूरत है। अनियंत्रित पर्यटन पर रोक लगे, तीर्थयात्रा आधारित मॉडल अपनाया जाए, होटल निर्माण पर नियंत्रण हो और स्थानीय लोगों की सहभागिता अनिवार्य रखी जाए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वनों का संरक्षण। बिल्कुल, निर्वनीकरण को रोकना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तो अंत में हम निष्कर्ष पर आते हैं। उत्तराखंड का विकास आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि यह विकास जंगल, जल और जैव विविधता की कीमत पर हुआ, तो राज्य की आपदा संवेदनशीलता और ज्यादा बढ़ेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही उत्तराखंड के भविष्य की कुंजी है। हम आशा करते हैं कि यह विस्तृत चर्चा आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ साझा करें। और पूरी श्रृंखला आधारित तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई